हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी किताब गोधूली को देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 9वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम चैप्टर का है वह अभिनयो है, जो एक ललित रचना है और इसके जो राइटर हैं उनका नाम अशोक वाजपेयी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यह देखने की कोशिश करेंगे कि अशोक वाजपेयी से रिलेटेड, इनके जीवनी से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं अशोक वाजपेयी के जीवनी के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले आप पॉइंट्स यहाँ से देखते हुए बढ़ेंगे आगे, और जो पॉइंट्स आपको कहा जाए उसे नोट करते चलिए वीडियो पॉज कर करके। तो यहाँ से कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो ये 16 जनवरी 1941 को हुआ और इनका जो जन्म हुआ वह दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन इनका जो मूल निवास स्थान है वह कहाँ है? निवास सागर मध्य प्रदेश है। आगे बढ़िए तो कहता है कि उनकी माता का नाम, देखिए यहाँ से, उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई, फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद के सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार को कला अकादमी का निर्देशक भी हैं। तो यहाँ से कुल टोटल पॉइंट्स देखें तो ये इनकी जीवनी बताया गया है कि ये कौन से कॉलेज में पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ इन्होंने अपना पेशा चुना, कौन से पेशा को चुना, कौन से वृत्ति इन्होंने अपनाया। तो यहाँ से कुल टोटल हम यहाँ पे देख लिए। तो अगर आप लोग इसको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में किसी तरह की जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो कमेंट अवश्य करना। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है आगे की ओर बढ़ने पर कि अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है। शहर अब भी, देखिए यहाँ से कुछ कृतियां यहाँ से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रस्सा है आदि उनके कविता संकलन है। पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन अशोक वाजपेयी की कविता संकलन है, तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे, इसको नोट ही कर लेंगे और इसको रटने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो आगे यहाँ से कहता है कि फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, देखिए यहाँ से समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है आदि उनकी आलोचना पुस्तक है। ये इनके आलोचना पुस्तक है, याद रखेंगे, इनकी आलोचना पुस्तक है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्ति बोध, शमशेर और आगे की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि उन्होंने किया। तो इतने सारे इन्होंने कविताओं का संपादन भी किया है। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया। पत्रिका कहने का मतलब समाचार पत्रिका जो होते हैं उसमें पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया है, जिनमें आप देख सकते हैं समवेत है, पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको जो इनकी कृतियाँ हैं उनको आपको याद रखना, बाकी पॉइंट्स को ध्यान न दें क्योंकि बाकी पॉइंट्स पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, और हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से आपको बताने की कोशिश किया गया है कि सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अंतरंग झलक है। आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और इसको 2-3 बार अवश्य पढ़ेंगे।
यह पाठ देखिए यहाँ से कहा, यह पाठ उनके अभिन्यो नामक गद्य, ध्यान रखेंगे ये भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ये पाठ उनके अभिन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में प्रस्तुत है। अभिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ध्यान रखेंगे अभिन्यो क्या है, तो ये पॉइंट्स को आपको नोट कर लेने हैं। यह एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जहां लेखक ने 21 दिन, देखिए यहाँ से 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। ध्यान रखेंगे यहाँ 20 दिनों तक वे रहे थे, प्रवास किए थे। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। ध्यान रखेंगे जब ये प्रवास कर रहे थे उस जगह पे, तो प्रतिदिन एक गद्य कहने का मतलब कहानी और कविताएं लिख रहे थे वहाँ पे। इसी तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान की साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था पर नहीं होती, उनकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के स्थान और परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताएगा सिर्फ उसको आप रटें, बाकी को ना रटें, क्योंकि बाकी ऐसे ही हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर हम लोगों का जो अभिन्यो है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि लगभग 10 बरस पहले पहली बार अभिन्यो गया था। ये कौन गए थे, तो ये लेखक गए थे। ध्यान रखेंगे दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो रोन नदी है वह कहाँ में है, तो फ्रांस में। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं, यह पूछ लिया जाता एग्जाम में। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था पीटर ब्रूक। देखिए यहाँ से पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में अभिन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक अग्र विसर्प के पुराने आवास के बड़े आंगन में गाया था। एक बंदिश भी याद है, दुम्र दुम्र लता लता। ध्यान रखेंगे एक बंदिश भी याद है जो है दुम्र दुम्र लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाता है। तो यहाँ से कुल टोटल यहाँ से बताने की कोशिश किया गया है कि जो लेखक है अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि एक समय ऐसा था जो हम अभिन्यो गए थे। और अभिन्यो क्या, तो हमने आपको बता रखा है कि यह एक चर्च है जो फ्रांस नदी के, देखिए यहाँ पे दक्षिण में फ्रांस रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को आप। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि रोन नदी के दूसरे ओर अभिन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है, इसको याद रखेंगे, उसका जो नाम है वह यहाँ पे बताया गया है विल नवो अल अभिन्यो। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। अर्थात अभिन्यो का नया गांव या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। दरअसल वहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थूनियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना ला शत्रुज। ध्यान रखें, ये पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। शत्रुज 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता था। याद रखेंगे यह जो संप्रदाय था कार्थूसियन, यह संप्रदाय किस चीज़ में विश्वास रखता था, तो मौन में विश्वास रखता था। सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें रहने लगे। इसी सदी की शुरुआत में तो ला शत्रुज के जीवनोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर, देखिए यहाँ से वापस खरीद कर उनका बहुत
संवेदनशील और सुधर जीवनों उद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक, देखिए यहाँ से, उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं। तो चलिए यहाँ तक के पॉइंट्स हम लोग समझते हैं कुल टोटल। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यह जो अभिन्यो है एक रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, और वहाँ से कुछ दूसरी ओर एक और शहर है जिसे नई बस्ती इसमें बताया गया है। और इसमें जो संप्रदाय थे वे ज़्यादातर कर्थुनियन संप्रदाय थे, और ये जो कर्थुनियन संप्रदाय थे ये मौन में विश्वास रखते थे। लेकिन कुछ युद्ध होता है, कोई धीरे धीरे जब युद्ध होता है तो इसमें 14वीं सदी में, तो उसके 14वीं सदी तक इसका जो उपयोग होता है ना वह धार्मिक रूपों में होता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो लोग हैं क्रांति होने पर इस स्थान को अपने आप में कब्जा कर लेता है, और इसमें आम जनता यानी आम लोग इसमें रहना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से यह जो इमारत है वह खरीद कर लिया जाता है, और इसमें पहले जैसा अब सफल कोशिश नहीं की गई, और इसमें सभी लोग अपने आप में रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद इसमें एक कला केंद्र भी स्थापित किया गया, जिसमें रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते रहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर यहाँ से कहता है, आगे की ओर बढ़ने पर, और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करते में बिताते हैं। दो कमरों का चैम्बर सुसज्जित है, उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर वह सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। ध्यान रखेंगे, यह एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है, एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाज़ा भी है। सप्ताह के 5 दिन में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन, आप देखेंगे यहाँ से, बाकी हर दिन, देखिए यहाँ से, बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 से सैलानी यहाँ जगह देखने आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। तो यहाँ इसकी विशेषता बताया गया कि यहाँ किस तरह की विशेषता है, कौन कौन से लोग यहाँ आ सकते हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, और किस तरह से खान पान है यहाँ की। तो यहाँ यह बताने की कोशिश किया गया है। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है बिलनौ एक छोटा सा गाँव है जहाँ एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि यहाँ पे हैं। अभिन्यो और आसपास के अन्य शहरों, कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। ध्यान रखेंगे, फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया था। यो अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। 24 अक्टूबर, देखिए यहाँ से, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, देखिए यहाँ से, अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। ये बता दें कि जब हम इस जगह पे गए थे तो क्या लेकर गए थे, किस तरह से यहाँ हम रह रहे थे, कितने अवधि तक रहे थे, तो यहाँ से कुल टोटल आपको पॉइंट्स देखने हैं। तो कुल टोटल पॉइंट्स में हम आपको डिटेल से समझाया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो पूरा समझ में अवश्य आ जाएगा। चलिए तो आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुछ 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, नोट कर लेंगे। 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य उन्होंने लिखी। अभिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा। ये भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अभिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक, इसको भी आप नोट कर लेंगे, पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अभिन्यो। कभी अति अर्थार्थवादी कवित्री अंद्री, देखिए यहाँ से, आंद्रे बेता, रेनेसा और पाल एलुआर,
एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अभिनयों के साथ रहकर लिखी थी। ला सत्रुज के निर्देशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्प अवधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, देखिए, वे सुंदर, निबिड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। अभिनयों को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणति भी। हर जगह हम कुछ पाते बहुत सा गवाते हैं। ला सत्रुज में जो पाया उनके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गवाया उनकी गहरी पीड़ा भी। तो ध्यान रखेंगे, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। यहाँ पे कुछ उन्होंने श्लोक टाइप के लिखा है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, कहता है, किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर धीरज से। रेसा रेसा झीरते हुए, सीरा सीरा झीलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। ये पत्थर के बारे में बताए हैं। जिस तरह से पत्थर हम लोग देखते हैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ ये समझाने की कोशिश किए हैं। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाजें, भाएं भाएं करता रात का बियाबान और अंधेरा अपने अभेद हृदय में। तो ये बताने की यहाँ पे आपको कोशिश की है कविता के माध्यम जैसा। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है, कोई प्राचीन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हम हरे सपने, भूरी पहेलियाँ, पीला पड़ता समय, छिजती भासी आदिम अंधेरा सब घेरता है पत्थर को। पर अपलक बाट अगोरते एक बेहद्दी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो ये कुल टोटल पत्थर से यहाँ रिलेटेड आपको समझाया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि नदी के किनारे भी नदी है। देखिए, यहाँ से नदी के किनारे भी नदी है, तो आइए देखते हैं डिटेल से इसको। यहाँ पास में ही रोन नदी है, इस तरफ बिलनौ और दूसरी ओर अभिनयो। अभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होता है, हम तट पर बैठे रहते हैं, नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगो, देखिए, नदी चेहरा लोगो से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। ये नदी के बारे में बताते हैं कि नदी, कभी कभी नदी ऐसा लगता है कि नदी के किनारे पे बैठो तो लगता है कि नदी नहीं, जल प्रवाह नहीं हो रही, जल नहीं बह रही है, उसका तट ही प्रवाहित हो रही है। और उस पर जब हम लोग बैठे होते हैं नदी के तट पे तो लगता है कि साथ में हम लोग भी ऐसे बह रहे हैं। तो यह लेखक अपनी भावना को प्रकट किए हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। आगे की ओर बढ़ने पर कहता है कि हम कुछ भी देर के लिए सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। ये कहते हैं कि नदी किसी से अनदेखा नहीं करती है, किसी को दो भाव नहीं करती है। भिगोएगी तो सबों को भिगोएगी और किसी के साथ वह बिरादरी, अपनी बिरादरी में सभी को शामिल कर लेती है कि सभी लोग आप मेरे में आके मेरे बिरादरी में शामिल हो जाओ, यानी नदी के रूप में शामिल हो जाओ। ये लेखक कहते हैं अपनी भावना को देखकर। चलिए आगे बढ़िए तो कहता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है, हर दिन ही उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी विलंब लाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती और ताकतकार होती है, तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी
अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता से हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक, निरंतरता, नदी और कविता दोनों से हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। तो ये नदी की यहाँ पे विशेषता बताया कि नदी जिस तरह से नदी में पानी आती है पता न किस किस जगह से, ठीक उसी प्रकार से नदी अपने रूप को छोड़ देती है, अपने नाम को छोड़ देती है और जाके सागर में विलीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने जीवन में ऐसे हम लोगों को जीवन में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। आगे यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से कहा है, एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो। एक कविता पंक्ति है कैसे तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसे तुम कविता हो। एक कविता पंक्ति में है कि कैसी तुम नदी हो, तो उत्तर इसका हो सकता है जैसी तुम कविता हो। तो ये कहते हैं लेखक। तो यहाँ से हम लोगों आज इसका चैप्टर कवर कर लिए अभिनयों का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा आपको कुछ प्रश्न समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। जैसा कि हमने ऊपर वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया, तो आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें। फिर कहता है हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह होता है, यह भी हमने आपको समझा रखा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दिया हुआ रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।